Hello everyone, welcome to Challenger classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो बताओ कैसे हो सब लोग? बता दो, आप ही से पूछ रहा हूँ, है ना? चलो बताओ मत, चुपचाप अब कौन पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ और आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग। कहाँ से? नर्स्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो नर्स्ट इक्वेशन का अब हमें और आगे उससे क्या क्या हम पैरामीटर्स थर्मोडायनेमिक कैलकुलेट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है? उसको स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था पहले लास्ट क्लास में, हमने एप्लीकेशन देखी थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज की, यानी कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है? फिर उस पर हमने क्वेश्चन किया था। देन उसके बाद हमने देखा था कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशंस थी, तब तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा के कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन जब स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो तब क्या करते हैं हम? तब हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। तो हमने नर्स्ट इक्वेशन देखा था क्या होता है, देन उसकी डेरिवेशन करी थी और उस पर कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी याद है? देखो, अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन आपको रिवाइज कराऊं तो नर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी कि सर जो ई सेल होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ और लॉग बेस 10 और यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो ये क्या थी हमारे पास? नर्स्ट इक्वेशन थी। अब अगर मान लो कोई भी सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब प्रोडक्ट बनने का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, है ना? यानी कि अगर आप बाहर से देखोगे रिएक्शन मिक्सचर को तो आपको लगेगा रिएक्शन रुकी हुई है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन रुकी हुई नहीं होती है। वहां पे क्या होता है, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तुरंत वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। तो अगर मैं कोई भी जनरल आपके सामने एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोई भी लिख रहा हूँ जैसे कि ये है, यहाँ पे कुछ भी कंपोनेंट्स होंगे, है ना? तो ये क्या लिख रहा हूँ? इक्विलिब्रियम रिएक्शन। यहाँ पे डबल हाफ एरो क्या दिखाता है? इक्विलिब्रियम का सिंबल है ना? तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे ही ये प्रोडक्ट बनेंगे तुरंत ये बैकवर्ड जाके फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो कंसंट्रेशन का चेंज आएगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब कोई कंसंट्रेशन में चेंज आएगा ही नहीं। जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे साइमल्टेनियसली उतने ही प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये स्टेज इनिशियली रीच नहीं होगा, कुछ देर बाद पहले तो प्रोडक्ट बनता जाएगा, फिर जितना मैक्सिमम बनना था बन जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिवर्सिबल फिर क्या होगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज, है ना? तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिकम्स जीरो, है ना? वो जीरो के इक्वल हो जाता है। अब अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो हो गया, मतलब कंसंट्रेशन का कोई चेंज नहीं है, तो मुझे बताओ क्या पोटेंशियल डेवलप होगा? नहीं होगा। पोटेंशियल कब डेवलप होता था? या तो जब चार्जेस का सेपरेशन हो, मतलब चार्जेस के चेंजेस हो, या फिर कंसंट्रेशन का चेंजेस हो। यही तो होता था, एक तरफ जिंक के आयंस होते थे, एक तरफ कॉपर के, उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती थी, तभी तो वहां पे पोटेंशियल डेवलप होता था। तो सेम केस यहाँ पे रहेगा कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो मतलब क्या कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो हो गया। तो इस टाइम पे क्या होगा कि सेल विल नॉट डेवलप पोटेंशियल, फिर उसमें पोटेंशियल डेवलप ही नहीं होगा। पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा तो मतलब क्या चीज नहीं होगी, यानी कि सर जो हमारे पास ई सेल आता है वो इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है उसके लिए ई सेल की वैल्यू क्या होती है? उसके लिए ई सेल की वैल्यू जीरो होती है ना? अब ई सेल की वैल्यू जीरो आ गई तो इसको आप यहीं पुट करो, यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा? ई सेल की वैल्यू तो जीरो आ गई,
उधर क्या है, उधर है ई नॉट सेल, है ना, और माइनस में ये सब चीजें चल रही हैं आपके पास, आर टी अपॉन में एन एफ और लॉग बेस 10। अब बताओ यहाँ क्यू लिखेंगे क्या? देखो इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए आप क्या लिखते थे, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, जो कि क्या होता था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू इट्स पावर स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और डिवाइड करके क्या लिखते थे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू इट्स पावर स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये कुछ कुछ बताओ रिएक्शन कोशिएंट की तरह नहीं लग रहा है? कुछ कुछ क्या सर, ये तो सेम ही है, हम रिएक्शन कोशिएंट भी ऐसे ही लिखते थे। लेकिन रिएक्शन कोशिएंट कब डिफाइन होता था, रिएक्शन कोशिएंट तब डिफाइन होता था जब इक्विलिब्रियम नहीं भी होता था। अब इक्विलिब्रियम आ गया तो उसी चीज को हमने क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने क्या देखा, इक्विलिब्रियम पे जो सेल का पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है, और रिएक्शन कोशिएंट किसके बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिख दूंगा उसी को, के इक्विलिब्रियम, या के ही लिख दो तो भी समझ में आ जाएगा, वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ई नॉट सेल इधर ले आओ आप, है ना, तो ई नॉट सेल कैसा हो जाएगा, को हटा देते हैं यहां से, यहां से हटा देते हैं, हट जा भाई, स्क्रीन लॉक कर देते हैं, चलो चलो ये हट गया, बीच में आता रहता है परेशान करने के लिए। देखो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, यानी कि नेगेटिव, है ना, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता, तो क्या बचता, आर टी अपॉन एन एफ और लॉग, अभी लॉग बेस 10 नहीं है यहाँ पे, लॉग बेस ई ही है ना, क्योंकि अभी मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया है, तो ये लॉग बेस ई है, अभी कन्वर्ट करेंगे तब हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखो आप अब क्या कर सकते हो, अब आपको पता है कि लॉग बेस ई में वैल्यूज सर हमें याद नहीं रहती हैं, लॉग बेस 10 में रहती हैं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, तो 2.303 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जब आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस 10 में तो कन्वर्ट हो गया। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर आपके पास कितना है 298 केल्विन, है ना, तो बाकी चीजें कांस्टेंट ही रहती हैं, एन है, एन को छोड़ के एन हटा के आ जाएगा वहां पे, ये सब सॉल्व करोगे जब आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो आ जाएगा आपके पास, क्या आता था नेक्स्ट इक्वेशन में याद है, 0.0591 अपॉन में एन और लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसके साथ रिलेट कर दिया, आपने उसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के साथ रिलेट कर दिया। अब अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ छोड़ो, बाकी सबको सॉल्व कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ई नॉट सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर, और ई सेल की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का चेंज नहीं होगा, जिस वजह से पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, तो सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लो ई नॉट सेल आ गया निकालना, तो यही था हमारे पास। अब इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, देख लो फॉर्मूला ध्यान रख लो, तो ये है हमारे पास। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नोट कर लो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, और शायद क्वेश्चन लगाया तो है ना, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दी है, दिख रही है ना, एरो भी दिख रहा है, यहाँ एरो है वहां पे। तो यहाँ पे क्या बताना है हमें, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, यानी कि के इक्विलिब्रियम बताना है इस रिएक्शन के लिए। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, देखो अभी हमने क्या इक्वेशन निकाली थी, हमने निकाली थी सर ई नॉट सेल जो होता है वो किसके बराबर आ रहा था, वो आ रहा था 0.0591 अपॉन में एन और लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम तो कैलकुलेट करना ही है हमें, है ना, ई नॉट सेल गिवन है, तो बचता कौन है, एन। तो एन की वैल्यू सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या है आपके पास, रिएक्शन है कॉपर काय में चेंज हो रहा है, कॉपर सॉलिड, और साथ में कौन है 2Ag प्लस आयंस है, तो एक्वस होगा, काय में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 प्लस में और साथ में 2Ag सॉलिड में।
अब मुझे बताओ यहाँ पे किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस चीज का रिडक्शन हो रहा है। देखो जरा, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। मैंने बताया था किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके नेचुरल स्टेट में क्या होगी, 0। यहाँ पे Ag की क्या होगी, जितना उस पे चार्ज होगा। इस वाले कॉपर की +2, क्योंकि +2 चार्ज है, और यहाँ पे 0। तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ। देखो यहां से क्या हुआ, कॉपर से कॉपर 2+, तो इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 0 से +2 जाने में कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 2, है ना। और यहाँ पे +1 से 0 जाने में क्या हो रहा है, रिडक्शन, कम हो गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मुझे बताओ यहाँ से एनोड की रिएक्शन क्या आएगी। सर एनोड पे क्या होता था गैल्वेनिक सेल के केस में, एनोड से याद करो लोन, लेफ्ट हैंड साइड वाले पे ऑक्सीडेशन होता था और वो एनोड होता था। तो ऑक्सीडेशन किस चीज का हो रहा है, कॉपर का, है ना। कॉपर सॉलिड काय में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन्स में, है ना। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है सर। तो रिडक्शन के लिए देखो आप यहाँ पे Ag+ से कहा जा रहा है, ये Ag+ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब आप यहाँ से n की वैल्यू देखते थे नेक्स्ट इक्वेशन में, तो क्या होती थी, यानी कि जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की होती थी आफ्टर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते वक्त, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखते थे हम, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसलाइज करते थे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, कॉपर सॉलिड 2Ag+ विल गिव क्या, कॉपर 2+, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 2Ag। तो ये लिखते समय आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिलाइज करे, 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू 2 आ रही है। तो यही वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे और क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर दोगे। देखो तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, यहाँ पे हमें E0 सेल तो पता ही है सर 0.46 वोल्ट है, और ये हमें पता लग गया 0.0591 वोल्ट है ना। और यहाँ पे n कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक, यहाँ पे आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। चलो अब देखो इधर ले जाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 0.46 इंटू 2 अपॉन में 0.0591, और उधर क्या चलेगा आपके पास, log बेस 10 के इक्विलिब्रियम, है ना। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, हमारा मोबाइल हुआ कहाँ है, यहाँ पे है। चलो तो इसको कैलकुलेट करके मुझे क्या मिलेगा, देखो 0.46 इंटू 2 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 0.0591, कितना आ गया, ये आ गया आपके पास log बेस 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई सर 15.56। अब अगर आपको यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से के इक्विलिब्रियम चाहिए, तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, या एंटी लॉग नहीं समझ में आ रहा है तो अभी समझाता हूँ क्या होगा। पहले इतना देख लो, यहाँ तक देख लो, एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी ये देख लो, दिख रहा है ना, हाँ। एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी ये देख लो, फिर मैं उधर तुम्हें आगे करके बताता हूँ। देखो यहाँ से, चलो देखो यहाँ पे log बेस 10 के इक्विलिब्रियम आ गया। तो इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो लॉग की प्रॉपर्टी कह लो, या ठीक है 15.56। तो जब भी आपको यहाँ से लॉग हटाना है तो क्या करना होता है, ये जो बेस होता है ना, बेस को यहाँ ले जाते हैं और पावर को ऊपर चढ़ा देते हैं, मतलब जो वैल्यू है उसको ऊपर। तो हमें इस चीज की वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि अगर आपके पास कोई चीज लिखी है, मान लो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लॉग हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप यहाँ ले जाओगे और इसको पावर में चढ़ा दोगे, यानी कि x की वैल्यू 10 की पावर 5 आ जाएगी। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इन चीजों को। तो के इक्विलिब्रियम, और पेपर में कैसे करोगे, एंटी लॉग से, लॉग एंटी लॉग टेबल से। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, और इतनी टफ मतलब कैलकुलेशन पूछेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि भाई वहां पे कैलकुलेटर तो होगा नहीं, है ना। तो हमें अपने बस कॉन्सेप्ट ही चेक करने हैं, कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये जो आ रहा है, ये कुछ इतना आ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना ज्यादा है, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में डोमिनेट करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे ना,
तो हमारे पास ये आंसर आ गया। हमसे यही तो पूछा था, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमने कैलकुलेट कर दिया। देख लो, ई नॉट सेल गिवन था, एन की वैल्यू पता नहीं थी, तो मैंने सेल रिएक्शन लिख के निकाल ली। देख लो आगे, तो ये क्या सीखा हमने? हमने देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ई नॉट सेल। इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लो। चलो, अब हमें क्या देखना है आगे? अब हमें देखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन होता है ना, ई नॉट सेल के साथ। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो पैरामीटर जो हमें बताता है कि हमारी जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, या गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये किससे डिनोट करते हैं? जी से, है ना। जी क्या होता है? जी हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होता है, तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज ही कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम डेल्टा जी ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन का प्रूफ याद करो। मैंने डेल्टा जी को कैसे बताया था आपको? मैंने बताया था इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क। नहीं देखा है तो नस्ट इक्वेशन की डेरिवेशन वाला लेक्चर देखना, है ना। तो उसमें मैंने क्या बता रखा है? उसमें मैंने बताया था कि डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है नेगेटिव ऑफ यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क, है ना। जो यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क हमारा सिस्टम कर रहा होता है। तो मैंने वर्क को कैसे बताया था? फिर वर्क को बताया था पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। तो वर्क क्या हो जाता था? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल ई था, चार्ज हमने देखा था 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे एफ होता है, तो एन मोल्स पे एन एफ। तो वर्क डन क्या हो रहा था? एन एफ। तो डेल्टा जी यहाँ से क्या आ जा रहा था? डेल्टा जी आ रहा था माइनस एन एफ ई सेल आ रहा था। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, अभी हमने देखा पीछे कि सर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन के चेंज नहीं आता है, जिस वजह से सेल पोटेंशियल डेवलप नहीं करता है, तो सर क्या हो जाता है? ई सेल जीरो हो जाता है। अब ई सेल जीरो हो जाएगा तो डेल्टा जी क्या होगा? वहां पे आप जीरो लगा दोगे, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर मैंने नर्स इक्वेशन में एक और आपको थर्मोडायनेमिक रिलेशन बताया था। मैंने बोला था डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है, बताया था। तो यहाँ पे अगर डेल्टा जी जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे अगर ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन है जो मैंने आपको नर्स इक्वेशन में डायरेक्टली बताया था, तो यहाँ पे डेल्टा जी जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? इधर तो ये आ जाएगा और ये चीजें ऐसी ही चलेंगी। कैसे? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी और साथ में एल एन के इक्विलिब्रियम, है ना। एल एन ही चला रहे हैं, मतलब लॉग बेस ही। इसको वहां ले आओगे तो कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव। तो डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम में भी हमने रिलेशन निकाल लिया। इसको आगे जब सॉल्व कर लोगे, है ना, अभी ये लॉग बेस ई है, तो लॉग बेस 10 करने के लिए 2.303 आर टी लॉग बेस 10, और आर टी अपॉन एन एफ भी था ना यहाँ पे। चलो होगा, देखते हैं। लॉग, है ना, और यहाँ पे लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। यही तो इक्वेशन थी, हाँ यही थी। तो फाइनल हमारे पास ये रिलेशन आ गया। यहां से भी आप क्या कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। फिर इस पे क्वेश्चन कराते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं और इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कैसे ये सेल रिएक्शन के बारे में बताता है कि सेल रिएक्शन खुद से हो रही है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस है या जो भी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने शायद लगाया नहीं है तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, तो नोट करो इसे। क्वेश्चन मिल जाओ, मिलेंगे क्यों नहीं सर? लो मिल गए। चलो, इसको रब कर रहा हूँ और क्वेश्चन लगा देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है एक सेलुलर रिएक्शन है, ठीक है। सेल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। सेल रिएक्शन क्या है? सेल रिएक्शन है 2Fe, काय में क्या है? 3 प्लस में है ना, और एक्वस तो होगा ही, आयन है तो प्लस
2i नेगेटिव, ये भी कैसा है, एक्वस है, ठीक है। और कहाँ कन्वर्ट हो रहा है ये, 2Fe 2 प्लस में और साथ में I2 सॉलिड में, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसके लिए क्या है, यहाँ पे जो गिवन है वो ई नॉट सेल कितना गिवन है, ई नॉट सेल गिवन है 0.236 वोल्ट, कहाँ पे, एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे ये गिवन है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है आपको स्टैंडर्ड, क्या, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज, है ना, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बताया था मैंने, स्टेट फंक्शन है। और साथ ही साथ क्या कैलकुलेट करना है, एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन, और इस सेल रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन था हमारे पास, देखो क्या जो चीज बताई है उसी के यूज से हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या दिया है यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेलुलर रिएक्शन दी है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी है, टेम्परेचर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। चलो इसको शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को अपने, ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पता होना चाहिए, किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा जी नॉट से। तो डेल्टा जी नॉट निकालना है और के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो मुझे बताओ डेल्टा जी नॉट कैसे निकालोगे, डेल्टा जी का एक्सप्रेशन था माइनस एन एफ ई सेल, था कि नहीं था, अभी तो बताया था पहले, है ना। तो फिर डेल्टा जी नॉट का भी कुछ मिलता जुलता होगा, बस वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे ई नॉट सेल आ जाएगा। और ई नॉट सेल की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, एन नहीं बताए तो सर एन कैलकुलेट करना पड़ेगा, एन कैलकुलेट कर लो। देखो क्या कहाँ से क्या चेंज हो रहा है, मैं फिर से लिख के बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 2Fe 3 प्लस और साथ में क्या है, प्लस 2i नेगेटिव, और हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, हमें मिल रहा है 2Fe 2 प्लस और I2 सॉलिड बना दिया इसको, सॉलिड ही होता होगा। चलो अब यहाँ पे मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे इसका कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, जितना चार्ज होता है यहाँ कितना है, -1, है ना, -1 है। अभी कर दे रहा हूँ, ऊपर लाइट पड़ती है तो दिखता नहीं है, देखो ये कितना लिखा है मैंने, -1 लिखा है ना। चलो और यहाँ पे कितना है, आयरन पे चार्ज +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब आयोडीन नेचुरली ऐसी सॉलिड एग्जिस्ट करता होगा तो कितना हो जाएगा, 0। अब देखो +3 से +2 आ रहे हो, बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, भाई +3 से +2 आओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है ना। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था, ऑक्सीडेशन, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और -1 से 0 मतलब इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 0 तो भाई नंबर लाइन पे इधर है, -1 इधर आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन सर एनोड पे होता है। तो एनोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी, एनोड की रिएक्शन हो जाएगी I-, साथ में क्या मिल रहा है हमें, I2 मिल रहा है। तो पहले तो आयोडीन बैलेंस कर लो, फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लिख दो। देन कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हो क्या रहा है, होता ही है रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन कैसे हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है सर Fe3 प्लस से जा रहा है वो Fe2 प्लस। तो ऐसा कब करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। आई बात समझ में। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स कैंसिलाइज कराने हैं फाइनल सेल रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, 2Fe3 प्लस और वो 2i नेगेटिव, है ना। और उधर क्या हो जाएगा, 2Fe2 प्लस और प्लस में I2। इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते समय कितने आ रहे थे, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करे हैं फाइनल सेल रिएक्शन में, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू मिल गई
है ना। तो इसको यहाँ पुट कर दोगे, n की वैल्यू सर कितनी है 2 है। f पता ही है क्या होता है 96500 कूलाम्ब होता है ना। और ई नॉट सेल कितना है, ई नॉट सेल है हमारे पास 0.236 वोल्ट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बताओ जरा, कैलकुलेट करो। मैं इधर कर रहा हूँ कैलकुलेट। देखो यहाँ पे जब मैं इन्हें कैलकुलेट करूंगा तो 2 इंटू 96500 इंटू 0.236 वोल्ट, तो ये आएगा 45548। ये काय में आएगा, जूल में, है ना। जूल पर मोल बोल दो या जूल बोल दो। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा आंसर लिखने से अच्छा इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 45.548 किलो जूल, है ना। तो हमने आंसर को किस में कन्वर्ट कर दिया, किलो जूल में। और आ किसका रहा है, नेगेटिव का, है ना। नेगेटिव लगाना मत भूलना। तो नेगेटिव है इसका मैग्नीट्यूड, ये आंसर आ रहा है। आ गया समझ में। एन की वैल्यू निकालनी थी, बाकी एक्सप्रेशन हमें पता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। और उसका दूसरा पार्ट करते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने वाला। ठीक है, तो उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। तो ये वैल्यू यहीं पे रहने देते हैं, उधर चलते हैं आगे। चलो इधर रब कर देता हूं मैं। देखो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है के इक्विलिब्रियम। तो तुमने अभी रिलेशन बताया था, क्या बताया था कि डेल्टा जी नॉट जो होता है वो क्या होता है, -2.303 आर टी और लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, है ना। ये लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम को चाहे यहीं छोड़ दो, तो क्या क्या बचेगा, के है ना। क्या क्या बचेगा देखो, डेल्टा जी नॉट और अपॉन में आ जाएगा ये माइनस का 2.303 आर टी। अब वैल्यूज लगानी है, तो डेल्टा जी नॉट कितना आया है, ये आया है आपके पास 45 पॉइंट, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया, 45.548 आया है किलो जूल में। ठीक है, तो किलो जूल में जब इसे लगाओगे आप, लेकिन यहाँ जूल में ही लगाना, ठीक। तो 45.548, ठीक है। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी बताऊंगा देखो। और माइनस का है, माइनस का साथ में ये है, आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना। और ये भी जूल पर मोल ही लिख लो, जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल, है ना। वैल्यूज का यूज अभी दिखाऊंगा तुम्हें। देखो ये कितना है, जूल पर मोल। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, दिख रहा है ना इधर का, 298 केल्विन लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे और छोटा करके लिख देता हूँ, उधर का दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 298 केल्विन, दोबारा से लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा है 298 केल्विन। अब देखो यहाँ पे जूल से जूल कैंसिल, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल, केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल। और हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होगी, माइनस से ये माइनस कैंसिल। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। क्या है 45548 डिवाइडेड बाय 2.303, फिर डिवाइड करना है 8.314 से, और फिर डिवाइड करना है 298 से। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7.98। ये क्या आया, ये आया हमारे पास लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम कितना आया है 7.98 आया है। अब आपको के इक्विलिब्रियम निकालना है, तो इसको 10 की पावर में ऊपर को ले जाओगे, बताई थी लॉग की प्रॉपर्टी। तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, 10 की पावर में ले जाके। 10 की पावर 7.98 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, वैसे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, लेकिन मैं लिख देता हूँ पूरी, 9549258.602। लेकिन आपको पता है लेफ्ट में क्या होता है, लालू प्रसाद, लेफ्ट में पॉजिटिव, तो 1 2 3 ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से, तो 1 2, एक प्लेस, 2 प्लेस, 3 4 5 6 7, 7 प्लेस चले हम, है ना। पॉइंट जबरदस्ती लग रहा है, तो हम कितना चले हैं 7 प्लेस। तो 7 प्लेस के लिए हम क्या कर देंगे 9.5 इंटू
10⁻⁷। तो ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अच्छा खासा है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में डोमिनेट करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों आंसर थे, ये डेल्टा जी नॉट यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और वो क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो न्यूमेरिकल हो गया है ना, मतलब मैं उसका एप्लीकेशन बता दिया फॉर्मूले का, इतनी कैलकुलेशन तो कोई नहीं करवाएगा, वो या तो उसके टर्म्स में पूछ लेगा, उस केवल जैसे जेई में आता है ना एनएटी टाइप, तो कहेगा केवल कि बस लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ रही है इंटीजर बताओ, तो इतना पावर्स का तो आंसर वैसे ही नहीं आता है ना, इसीलिए अब फॉर्मूला लगाना लेकिन आना चाहिए, वो बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं तुम्हें और क्या बताना है, एक चीज इसमें, एक चीज मुझे इसमें बतानी है, देखो इसमें बताना है तुम्हें रिलेशन, है ना, रिलेशन किस किस चीजों में, देखो कब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी कौन बताता है, डेल्टा जी, है ना, और डेल्टा जी किससे रिलेटेड है, ई नॉट सेल से, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, होता है कि नहीं होता है, तो इन दोनों का साइन क्या रहेगा मैग्नीट्यूड का, और सेल रिएक्शन कैसी होगी, टाइप ऑफ सेल क्या होगा, तो इसमें एक रिलेशन देखते हैं, देखो क्या कि सेल रिएक्शन कैसी होगी, है ना, टाइप ऑफ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन कैसी होगी, है ना, और फिर आपके डेल्टा जी का साइन कैसा होगा, है ना, और आपका ई नॉट सेल कैसा होगा, ठीक है, और साथ में आपका टाइप ऑफ सेल कैसा होगा। हमें एक टेबल ध्यान रखनी है, ठीक, इसमें क्या क्या है देख लो, टाइप ऑफ सेल है, टाइप ऑफ सेल रिएक्शन है, डेल्टा जी है, और क्या है ई सेल है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, देखो अगर हमारे पास सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए, अगर सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव, है ना, डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अब मुझे बताओ अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ से ई सेल क्या होना चाहिए बताओ, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो ई सेल क्या होगा, देखो मतलब ये चीज नेगेटिव आ रही है तो ये चीज पूरी पॉजिटिव रही होगी। अब एन और एफ तो क्या है, कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बचता कौन है, ई सेल, तो ई सेल कैसा हो जाएगा, ई सेल यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव होगा तभी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ई सेल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं, ये वाला केस होता है गैल्वेनिक सेल का, गैल्वेनिक सेल में ही तो होता था, ई सेल पॉजिटिव आता था 1.10 वोल्ट डैनियल सेल के केस में, है ना। देन अगर रिएक्शन क्या है, अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तब क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब सर डेल्टा जी तो पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ये नेगेटिव हो और अंदर वाली चीज भी क्या हो, नेगेटिव, यानी कि ई सेल भी नेगेटिव हो। तो ई सेल अगर नेगेटिव है मतलब सेल पोटेंशियल डेवलप खुद नहीं हो रहा है और गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, यानी कि अब सेल खुद से काम नहीं कर रहा है। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या था, सेलुलर रिएक्शन खुद हुई, जो सेल में रिएक्शन थी वो खुद हुई, है ना। एनर्जी नेगेटिव क्यों हुई, क्योंकि उसने काम किया, उसकी एनर्जी कम हुई। अब वो खुद काम नहीं करेगा, उसको एनर्जी दी जा रही है, तभी तो पॉजिटिव है। दी जा रही है, कहां से दी जा रही है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जब दे रहे हैं और सेल तो है ही है, तो ऐसा कहां पे होता था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में, वहां पे आप वाया इलेक्ट्रिक सोर्स उसे इलेक्ट्रिसिटी देते थे और वो फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। तो ये काय का केस हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। अब अगर रिएक्शन क्या है आपके पास, इक्विलिब्रियम में है ना, रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है, या फिर मैं बोल दूं नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं हो रही है ना। अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो क्या होगा, देखो अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तब क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, फिर तो कोई एनर्जी का ही लेना देना नहीं होगा, ये नॉट सेल भी जीरो हो जाएगा। सेल वर्क करना कब बंद करता था, जब उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता था। ठीक है, तो ये किस टाइप का केस है, ये डेड सेल है ना, यहाँ पे सेल मतलब वर्क ही नहीं कर रहा है। तो आपने क्या देखा, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, साइमल्टेनियसली ई सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा।
तो अगर मैं अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स में बात करूं तो सेल खुद से कब वर्क करेगा, जब उसका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और अगर खुद से उसको वर्क नहीं करना है और आपको करवाना है तो फिर उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, यानी कि फिर सेल का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। और अगर सेल का पोटेंशियल होगा ही नहीं तो सेल वर्क करेगा ही नहीं। तो ये यहाँ से कंक्लूजन निकला, कब, विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, ये हमने निकाल दिया आपका डेल्टा जी की हेल्प से। तो यहीं तक था नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस से, है ना। ये एक पोर्शन था सेल्स वाला, तो वो कंप्लीट हो गया है, तो इसको अच्छे से करना है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको रिवाइज करना, इससे कॉन्सेप्ट तो नहीं रिलेट होगा, वहां पे कुछ अलग होगा, तो ये भी दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।